स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में आपकी हिंदी की जो पहली वाली किताब है अंतरा भाग 2, इसके पूरे के पूरे हिंदी के सिलेबस को एक ही बार में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हम समझने वाले हैं। बेसिकली आपकी अंतरा किताब का जो काव्य खंड है, यानी कि जिसमें आपकी 7 से 8 कविताएं हैं, प्राचीन और आधुनिक कवियों की जो कविताएं हैं, इन कविताओं से संबंधित इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके हिंदी के पिछले 10 साल के पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो उनमें से हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिसके आपके आने वाले हर एक एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आपकी 2 एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। अभी आपके जो प्री बोर्ड आ रहे हैं इसकी भी, साथ ही आपके जो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम होंगे उसकी भी तैयारी हो जाएगी। और ऐसी ही एक वीडियो आपके हम गद्य खंड, ठीक है ना, गद्य यानी कि आपके जो पार्ट होते हैं, जो अध्याय, जो चैप्टर होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक वीडियो ला देंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट या फिर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, जस्ट स्मार्ट नॉलेज, आप यहाँ पे जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा जेएसके 12th क्लास और चैनल के आइकन से लिखा हुआ आएगा 12th क्लास, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो क्या आप तैयार हैं बच्चों आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत के लिए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यह दीप अकेला कविता में, जो सच्चिदानंद हीरानंद वाषण आगे जी की कविता है, ये जो कवि हैं इन्होंने दीप को, यानी कि जो दीपक है, इसको स्नेह भरा, गर्व भरा और मनमाता क्यों कहा है? तो कविता में कवि ने दीप को स्नेह, गर्व भरा और अहंकार से युक्त व्यक्ति का प्रतीक कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि दीपक जो है वो एक तेल के कारण जलता है। जैसे दिया है, दिवाली के टाइम पे हम जो दिए जलाते हैं वो किससे जलते हैं? तेल के कारण जलते हैं और हमें प्रकाश देते हैं। वैसा ही मनुष्य है, अगर मनुष्य के अंदर स्नेह है तभी वो अपने आप को चमका सकता है। ठीक है, तो स्नेह भरा हो गया। दूसरा, दीप जो है वो संसार को प्रकाशित करता है, उसकी लौ झुकती नहीं है, चाहे कितनी भी तेज हवा आ जाए उसका सामना करता है, तो ये उसके गर्व का सूचक है। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने कार्यों के कारण गर्व विद्यमान होता है, वह कहीं झुकता नहीं है। अर्थात अगर जैसे आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, आपने नकल नहीं की और सामने वाला कहते हैं कि आपने नकल की है, तो इसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने की ही नहीं है और मैंने अच्छे से एग्जाम दिया तो मेरे नंबर भी अच्छे ही आएंगे। तो आपके कार्यों की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ये बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद जलते हुए दीपक की जो लौ है वो इधर उधर हिलती है, जब हवा आती है तो लौ इधर उधर हिलती है ना, तो कवि ने इसे ही मदमाती कहा है, यानी कि मस्ती कहा एक तरीके से। तो मनुष्य भी इसी मस्ती में इधर उधर मदमाता है। यही कारण है कि कवि ने एक दीपक को स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता कहा है। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड की बात करते हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है देवसेना के गीत, उससे है। सेकंड क्वेश्चन, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। पहले देवसेना का ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। ठीक है, और एक बार क्या होता है कि हुड़ों का आक्रमण हो जाता है, तो उस आक्रमण में देवसेना का पूरा परिवार जो वो मारा जाता है। ठीक है, तो परिवार का ये तो दुख हो ही गया उसके पास में। ठीक है, ये उसकी हार निराशा हो गई। उसके बाद में दूसरी हार इसकी ये होती है कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? मालवा के धन कुबेर की जो कन्या थी विजय, इसको चाहता। ठीक है, तो इसीलिए देवसेना को प्रेम में भी निराशा मिली। उसके बाद में देवसेना के जब जीवन के अंतिम क्षण थे तो उस समय स्कंदगुप्त आता है और उसे बेसिकली प्रेम का निवेदन करता है, लेकिन देवसेना से स्वीकार नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब स्कंदगुप्त की उसे जरूरत थी तब उसने साथ नहीं दिया। ठीक है, उसने अपने जीवन के जितने भी क्षण थे वो मुसीबतों में, कठिनाइयों में जिए थे,
ठीक है, और ऐसे टाइम पे केवल एकमात्र उसका साथी था, वो था अकेलापन। तो इन सभी कारणों की वजह से देवसेना हार चुकी थी और बहुत ही ज्यादा निराश थी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी कविता से है, मैंने देखा एक बूंद नहीं, हाँ ठीक है, उसी से ये दिशा। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय की तरफ। प्रस्तुत पंक्ति का भाव दिशा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कविता कौन सी है? दिशा कविता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव ये है कि कवि ये कहता है कि पहले मैं ये समझता था कि मैं जानता हूं हिमालय कहाँ है, अर्थात हिमालय हमें पता है कि भारत की उत्तर दिशा में है। लेकिन जब बच्चे से कवि ने पूछा कि बच्चे ये बताओ कि हिमालय किधर है, तब बच्चे ने इसके बारे में विपरीत दिशा जानकर महसूस हुआ, मतलब बच्चे ने कहा कि वो इधर है, दूसरी तरफ है। तब लेखक को ये ज्ञाति हुआ कि जो मुझे पता है वह तो गलत है। इसी प्रकार से हर मनुष्य को हर मनुष्य का सोचने समझने का अपना अपना नजरिया होता है, उसका अर्थ निकालने का अपना अपना नजरिया होता है। वो उसी आधार पर तय करता है कि क्या सही है क्या नहीं है। जैसे बच्चे ने बताया, अब बच्चे ने क्या कहा, बच्चा ना पतंग उड़ा रहा था, तो जिस तरफ उसकी पतंग जा रही थी उसने बोल दिया मुझे पता है कि हिमालय इधर है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अनेक व्यक्तियों की अनेक अनेक अवधारणाएं होती हैं, अनेक अनेक सोचने समझने की शक्तियां होती हैं, वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है बच्चों, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्नेलिया के गीत से अवतरित है। कार्नेलिया का गीत जो कविता है, इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो भारत की बहुत सारी विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। जैसे सबसे पहली तो ये बताई गई है कि भारत पर सूर्य की जो किरण है वो सबसे पहले पहुंचती है, जिसमें से राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का समय होता है। ठीक है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही मनमोहक है। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पर किसी भी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक सम्मान दिया जाता है। यानी कि एक वो गाना है ना कि मेरे देश में मेहमानों को भी अ, कुछ ऐसा ही है कि हाँ याद आया, मेरे देश में मेहमानों को भी भगवान कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या है कि जो भी अपरिचित व्यक्ति भारत में आता है उसे प्रेम पूर्वक सम्मान यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, नित्य वसंत से सुशोभित लालिमा से युक्त इस देश में क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है। अर्थात जो कोई पंछी वगैरह होता है, अगर उसे किसी देश में सहारा मिले ना मिले, लेकिन भारत में जरूर मिलेगा। यानी कि यहाँ पे शरणार्थियों की बात की गई। भारत के लोगों के अंदर दया है, वो अपने आसपास के लोग एक दूसरे के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति का भाव रखते हैं। भारत की संस्कृति महान संस्कृतियों में से एक है। वर्ल्ड में अगर इंडस सिविलाइजेशन, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो भारत की ही सभ्यता है। हालांकि कुछ पार्ट उसका वर्तमान का पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान में एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट है। तो आई होप कार्नेलिया के गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं सारी समझ गए। अगला क्वेश्चन, ये बनारस कविता से है। बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया? यानी कि बनारस जो है वो एकदम से भरता भी है, एकदम से खाली भी हो जाता है। अब ये कैसे होता है? तो बनारस की पूर्णता जो है वो बनारस में गंगा के तट पर सदा किसी न किसी त्योहार पर भारी भीड़ लगी रहती थी। ठीक है, यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से आकर बनारस में पूजा पाठ करवाते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं, बहुत सारा दान करके पुण्य कमाते हैं। तो इन सभी क्रियाओं से क्या होता है कि ये जो शहर है वो बेसिकली भरा रहता है, भीड़ बनी रहती है यहाँ पे। ठीक है, अंतिम संस्कार वगैरह भी जो काशी है ना वहाँ पे आसपास में किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कि बनारस रिक्तता क्या, यानी कि खालीपन का क्या अर्थ है? बनारस की रिक्तता से ये आशय है कि जिस प्रकार से शाम होती चली जाती है, दिन जो है वो ढलता चला जाता है, वैसे ही श्रद्धालु वहाँ के जो पुजारी हैं वो क्या है, घरों की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब शहर में रात हो जाती है, ठीक है, तो जो गलियां हैं वहाँ पे काफी अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अंधेरे में शवों को दिखाया जाता है, जिससे कि शहर धीरे धीरे खाली होता रहता है। तो भरता कैसे है, ठीक है, ये आपको पता चल गया, और खाली कैसे होता है ये भी आपको पता चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये घनानंद जी का जो कवि सवैया है उससे लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये है, घनानंद के सवैये के अनुसार बताइए कि चाहत चलंद यह संदेशो लय सुजान को
ये क्यों कहा है? तो आंसर लिखेंगे, घनानंद के सवैये के अनुसार कवि की प्रेमिका का नाम सुजान है। कवि उससे बहुत प्रेम करते हैं, घनानंद उससे बहुत प्रेम करते हैं और वह उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन घनानंद की जो प्रेमिका है वो उसके जवाबों का उत्तर नहीं दे रही, जो चिट्ठियां भेजता है उसके जवाबों को उत्तर नहीं दे रही है। और आज कवि जो वो मरने जैसी स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि मेरे जब आखिरी टाइम पे प्राण निकलने वाले हैं, बस एक बार जो है मेरा संदेशा उसके पास पहुंचे, वो मुझसे मिलने के लिए आए, क्योंकि मेरे प्राण उसके अंतिम दर्शन पाने के लिए ही शरीर में अटके हुए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो आपको समझ में आ गया चाहत चलन या संदेशो लय सुजान को क्यों कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये जो पंक्ति है काफी ध्यान से पढ़िएगा, यह मधु है तख्ता निर्भय। ये जो पंक्ति दी गई है इसके आधार पे मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है ये बतानी है। तो आइए समझते हैं। देखिए कवि के अनुसार मधु यानी कि शहद की क्या विशेषता है कि जो शहद होता है इसे बनने में एक लंबा समय लगता है। ठीक है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें शायद एक दो दिन में नहीं, कई महीनों में बनता है। ठीक है, और जैसे उसके छत्ते में ज्यादा हो जाता है वो धीरे धीरे करके स्वयं टोकरे में एकत्र हो जाता है और जिसे बाद में जाके हम वहां से ले आते हैं। कवि के अनुसार गोरस हमें जीवन के रूप में विद्यमान कामधेनु गाय से प्राप्त होता है। गोरस का मतलब क्या है? कामधेनु गाय से प्राप्त होने वाला जो दूध है उसको बताया गया। और ये जो दूध है वो अमृत के समान है, क्योंकि इसका जो पान है वो देवता भी करते हैं। ठीक है, तो मधु गोरस ये हो गया। अब अंकुर की बात आ जाती है। जैसे आपके घर में चने होते हैं, ठीक है, आप चने को भिगा के रखते हो, जैसे सुबह डाले और शाम को पानी से निकाल लिए, फिर उसको सूती कपड़े में बांध के रख दिए, तो सुबह तक वो अंकुरित हो जाते हैं। तो ये अंकुर होना क्या दर्शाता है? अंकुर होना ये आने वाली नई पीढ़ी के बारे में बताता है। ठीक है, अंकुर नई पीढ़ी का पर्याय है। यह भूमि से अपने कोमल पत्तों को भेद कर बाहर निकल आता है और ये सूर्य से नहीं डरता, हवा का सामना करता है, लोगों का सामना करता है, विभिन्न प्रकार की घास फूस का सामना करता है और अपने आप को परिपक्व एक पौधा, एक पेड़ बनाता है। ठीक है, तो ये चीज थी मधु, गोरस और अंकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आपकी जो तोड़ो तोड़ो कविता है इसके अंतर्गत तोड़ो तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान ये शब्द किसके लिए उपयोग में लाए गए हैं? तो तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान जो हैं वो सांसारिक बंधनों का, सांसारिक बाधाओं के प्रतीक है। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी संसार के बंधन, जो भी बाधाएं हैं, वो मनुष्य को अपने लक्ष्य से पाने के लिए रोकती हैं। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि इन पत्थर, इन चट्टान अर्थात इन बंधनों को, इन बाधाओं को जो तुम्हारे लक्ष्य में आ रही हैं, इनको हटाओ, उनको हटाने के लिए प्रेरित करता है। कवि के अनुसार यदि हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें इन बाधाओं को, इन बंधनों को तोड़ना होगा, हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो तोड़ो तोड़ो कविता में ये बात कही गई। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये भरत राम के प्रेम से लिया गया है। हारहूं खेल जितावही मोहि, ये कथन है भरत जी का। तो ये कथन बेसिकली राम जी के बारे में कहा है भरत जी ने। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भरत जी ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को यहाँ पे उजागर किया है। वो ये कहते हैं कि श्री राम जी खेलते समय भी भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं। अगर कोई खेल खेल रहे हैं श्री राम जी, भरत जी और सारे भाई मिलकर, तो अगर राम जी को ये लगता है कि मेरा भाई भरत हार जाएगा और मैं जीत जाऊंगा, तो राम जी स्वयं हार जाते हैं और भरत को जिता देते हैं। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु हैं और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वे खेल में भी कभी अपने अनुज भरत को अप्रसन्न नहीं देखना चाहते, उससे दुख नहीं देखना चाहते और वे उसे सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से वो खेल में भी जीतते हुए भी स्वयं हार जाते हैं मुझे जिताने के लिए। ठीक है, क्या राइमिंग बन गई? जीतते हुए भी स्वयं हार जाते हैं मुझे जिताने के लिए। क्या बात! क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। अरे रे रे, अभी लाइक नहीं भाई, अभी नहीं, आगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो सरोज स्मृति है ना का क्या नाम है उनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उससे है। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार से अलग था? तो आंसर लिखेंगे, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से अलग था क्योंकि सरोज के विवाह में
आम विवाह की तरह सगे संबंधी नहीं थे। जिस प्रकार से हमारे विवाह में 100-200 कुछ लोग आते हैं, सगे संबंधी आते हैं, तो वो इसमें नहीं थे क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। ठीक है, यह विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक धमक शोर शराबे वाला नहीं था, बहुत ही सादे तरीके से होता। नॉर्मली डीजे बारात निकलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर शराबा और चमक धमक होती है, ठीक है, तो ये सब होता है। लेकिन सरोज के विवाह में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ये बेसिकली कुछ परिवार के कुछ अहम जो लोग थे उन्हीं के बीच में संपन्न हुआ था। आम विवाहों में संगीत मेहंदी जैसी रस्में होती हैं, लेकिन सरोज के विवाह में ऐसा नहीं हुआ था, ना ही तो विवाह के गीत गाए गए। ठीक है, लोगों का तांता यानी कि लोगों की भीड़ नहीं लगी थी, बस चारों तरफ शांति विराजमान थी और इसी शांति के मध्य सरोज का विवाह हुआ था। ठीक है, तो सरोज का विवाह इस प्रकार से अन्य विवाहों से अलग था। चलिए, कोई डाउट वगैरह है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये आईडी है। वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट में बताइएगा आपकी कोई राय है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन होता है उसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगी। चलिए, अच्छा हाँ, टेलीग्राम को व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी भरत राम के प्रेम से है। मैं जानहु नित नाथ निज नाथ सुबाहो। ये भी बेसिकली भरत जी ने प्रभु राम के स्वभाव के बारे में बताया है। तो इस पंक्ति में प्रभु श्री राम की किन विशेषताओं को भरत जी ने बताया? तो सबसे पहला वो बताते हैं कि बड़े भ्राता राम अति दयालु और प्रेमी व्यक्ति हैं। बचपन से ही भरत से बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम करते। भरत राम के प्रिय अनुज थे। उन्होंने हमेशा भरत के हित के लिए ही कार्य किया है। भ्राता राम श्री राम खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं। वे सदैव उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। भ्राता राम अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, बल्कि उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। जैसे रामायण में हमने देखा, जब भी कोई राक्षस उनसे लड़ने के लिए आता तो वो कहते कि अपनी क्षमा मांग लो, ठीक है, या फिर सुधर जाओ तो ठीक है, एक मौका देते। अगर वो नहीं मानते फिर उसका वध कर देते थे। हालांकि कुछ राक्षसों के लिए ऐसा नहीं था, कुछ ही के लिए था जिसके लिए राम जी को लगता था कि ये सुधर सकता है, लेकिन नहीं सुधरा तो फिर वध कर दिया गया। ठीक है, अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 12। ये 12 मासा से लिया गया है। माघ के महीने में वृहणी नागमती को क्या अनुभूति होती है? 12 मासा पाठ के आधार पे, कविता के आधार पे बताइए। देखिए, माघ के महीने में जो सर्दी है वो बहुत बढ़ जाती है और नागमती जो है ये प्रियतम के वियोग में इसके जो दिन होते हैं माँ के, वो कट नहीं रहे हैं। माँ की वर्षा के समान उसकी आंखों से निरंतर विरह के आंसू बह रहे हैं। माँ के महीने में हल्की ठंडी भी बढ़ जाती है, कभी कभार थोड़ी वर्षा भी हो जाती है, तो इससे जो वर्षा रूपी जो जल है वो ऐसा लगता है कि वो उसकी आंखों से भी निकल रहा है। इन आंसुओं से भीगे वस्त्र उसके शरीर को बाण के समान चुभते हैं। महा में ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलने लगती है, ओलों की वर्षा होती है, जो कि है तो काफी अच्छी आम लोगों के लिए, जो कपल्स है उनके लिए, लेकिन नागमती के लिए ये बहुत ही कष्ट वाला है। ठीक है, वह दिन प्रतिदिन छीड़ यानी कि कमजोर हो रही है, दुबली हो रही है। उसका जो शरीर है वो तिनके के समान हल्का हो रहा है। वह तो विरह रूपी अग्नि में जलकर राख के समान उड़ने की तैयार हो गई, ऐसा लग रहा है, यानी कि सूख के लकड़ी जैसी हो गई है। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिरी आवो, इसमें निहित करुणा और संदेश जो है उसे अपने शब्दों में बताइए। तो बेसिकली प्रभु श्री राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं, तो ये उसी के बारे में है कि माता कौशल्या राम जी से कहते हैं कि राघव एक बार फिर आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया माता कौशल्या के दुख के बारे में, पुत्र के वियोग के वर्णन के बारे में, वो सुनिए। माता कौशल्या राम के वन गमन के पश्चात अति दुखी हैं। वे अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन करते हैं। माता कौशल्या ये निवेदन अपने लिए नहीं, अपने लिए तो खैर पहले कर देती, लेकिन दूसरा ये जो लाइन ली गई है, ये ली गई है राम के घोड़े के लिए, क्योंकि राम का घोड़ा उनके जाने से बहुत ज्यादा दुखी है। भरत हालांकि उस घोड़े की देखभाल तो कर रहे हैं, लेकिन घोड़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। माता कौशल्या कहती हैं कि हे श्री राम, तुम मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने घोड़े के लिए तो वापस आ ही सकते हो। हम दोनों ही तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए उनका हृदय रो पड़ता है और वे कहते हैं, राम तुम एक बार लौट आओ, मेरे लिए ना सही, अपने घोड़े की। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, राघव एक बार फिर आवो।
क्वेश्चन नंबर 14 काफी अच्छा है। विद्यापति के पद के अनुसार कोयल और जो भौरे होते हैं, इनका कलरव यानी कि इनका जो गायन है वो नायिका पर क्या प्रभाव डालता है? कोयल और जो भौरे होते हैं ये तो काफी अच्छा मनमोहक बेसिकली इनका कलरव होता है, ठीक है, जो कि लोगों को प्रसन्न कर देता है सावन के महीने में। लेकिन नायिका पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो क्या? कवि कहते हैं, विद्यापति जी कहते हैं कि कोयल का मधुर स्वर, भौरों का गुंजन नायिका को अपने प्रेमी की याद दिला रही है, और उसका प्रेमी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो नायिका अपने कानों को बंद कर लेती है, इस कलरव को, इस गुंजन को वो सुनना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ये उसे सुनाई देती, उसे सता रही हैं। इसी के साथ ही उसके जो पति वो परदेश चले गए, उसकी याद सताने लगती है उसको। नायिका पहले ऑलरेडी विद्यारूपी अग्नि में जल ही रही थी, अब ये भौरों का गुंजन, ये कलरव कोयल का उसे और जला रहे हैं इस विद्यारूपी अग्नि में, क्योंकि ये काफी रोमांटिक होता है, ठीक है, काफी मनमोहक होता है। लेकिन अब उसके जब प्रीतम ही उसके पास में नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी होती है। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है कोयल और भौरों की कलरव का नायिका पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये विद्यापति के पद के आधार पे बताइए प्रियतमा के दुख के क्या कारण है। बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहला तो ये कि प्रियतमा के जो प्रियतम है, जो प्रेमी है, वो कहाँ चले गए हैं? कार्यवश परदेश चले गए हैं, और वे अपने प्रियतम के साथ के लिए बहुत ही ललायत, बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, लेकिन अब उसे साथ मिल नहीं रहा है। ठीक है, फिर कुछ समय बाद सावन महीना आरंभ हो जाता है। ऐसे में नायिका जो है वो अकेले रहना उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि सावन के महीने में ये काफी मनमोहक होता है, तो वो उसे अपने पति का साथ चाहिए, प्रेमी का साथ चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा उसे। ठीक है, वर्षा का आगमन उसके हृदय को और ज्यादा दुख देता है। उस बड़े घर में वो अकेली रहती है। नायिका कहती है कि प्रियतम उसके जो वो परदेश में जाके भूल गए, उसे चिट्ठियां तक नहीं लिखते। ये कारण थे उसके। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो, इसके आधार पे व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था 2023 22-23 का, उसमें लिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यह दीप अकेला कविता में दीप जो है वो मनुष्य का प्रतीक है, जिसमें विद्यमान पंक्ति शब्द समाज का प्रतीक है। दीप किसका प्रतीक है? मनुष्य का। और जो पंक्ति है वो किसका है? समाज का। तो क्या कहा गया है? समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण करता है। इसी तरह से समाज और मनुष्य दोनों का कल्याण होता है। इसी प्रकार एक दीपक पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित करता है। एग्जाम्पल के लिए ये कमरा है, इस कमरे में मान लेते हैं कि ये 3 दीपक यहाँ पे रखे हुए हैं। ये 3 दीपक यहाँ और इतनी जगह जो वो लाइटिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक चौथा दीपक रख दिया जाए तो वो पूरे कमरे को भर देगा, ठीक है, क्योंकि उस एक के बिना ये तीनों अधूरे थे। तो ये क्या होगा? इसको पंक्ति मिल गई, ठीक है ना, तो इसका बल अधिक हो गया, चारों का बल अधिक हो गया। वैसे ही मनुष्य है, जब मनुष्य समाज में एकीकृत होकर रहेगा, मिलकर रहेगा, तो वो अपना विकास कर सकेगा। तो इसमें दोनों का विलय होना आवश्यक है, दीप का दीप से और मनुष्य का समाज से और समाज का मनुष्य से। तो यह उनकी शक्ति का विस्तार है। अकेला व्यक्ति और अकेला दीपक कुछ नहीं कर सकते। जब वे पंक्ति तथा समाज में विलय होते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है और अन्य के साथ मिलकर वो अधिक शक्तिवान बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना, यह दीप अकेला है और इसको भी पंक्ति को दे दो, इसके आधार पे क्या कहा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, गीतावली के पद के आधार पे जननी निरखती भान धुनैया, इसके आधार पे प्रभु श्री राम के वन जाने के पश्चात माता कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। तो प्रभु श्री राम जी के वन जाने के पश्चात राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कौशल्या बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगते हैं। वे घर में जहां कहीं पे भी राम जी के बचपन की कोई वस्तु अगर उन्हें दिखाई देती है तो उन्हें राम जी की याद सताने लगती है। एग्जाम्पल के लिए वे राम के बचपन के दिनों के खेलने वाले धनुष बाण को देखकर उठाती हैं, उन्हें बार बार अपने नेत्रों से अपने सीने से लगाती हैं, और वो ये महसूस करती हैं कि उनके राम, उनका पुत्र उनके पास है। इसी प्रकार बालक राम के, उनके जो बचपन के नन्हे नन्हे पैरों की जूतियां थी, उनको देखकर उनका हृदय उमड़ पड़ता है, उनका हृदय बेसिकली रोने लगता है एक तरीके से, और वे उन्हें हृदय से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं। और इस प्रकार से माता की जो स्थिति वो काफी
दुखी, चिंतित, व्यथित ये रहती है। ठीक है, तो ये 17 हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है, यानी कि जब सांझ होती है, शाम होती है, तो बनारस की किन विशेषताओं का हमें पता चलता है। तो सबसे पहला, जब शाम होती है तो बनारस में मंदिरों में हो रही आरती के कारण सारा वातावरण आलोकित हो रहा होता है, यानी कि बनारस में शाम के टाइम मंदिर में जो आरती होती है वो बहुत ही मनमोहक होती है, आलोकित होती है। आरती के समय बनारस शहर की सुंदरता का जो वर्णन है वो इस मनुष्य के मुख से होना नामुमकिन है, क्योंकि वो अति मनमोहक है। एक होता है मनमोहक, एक होता है अति मनमोहक, एक होता है जिसको कोई मोह ही नहीं सकता। ठीक है ना? यह कभी आधा जल में तो आधा जल के ऊपर ऐसा लगता है। यह प्राचीनता तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है। प्राचीनता, मंदिर, संस्कृति, आधुनिकता, वहां पे रहने वाले लोग, इंटरनेट, ये सारी चीजें। अर्थात जहां एक ओर प्राचीन मान्यताएं जीवित हैं, वहीं ये बदलाव की ओर भी अग्रसर है। गंगा के घाटों पर कहीं पूजा का शोर है तो कहीं दूसरी ओर सबों का दाह संस्कार है। ठीक है, एक तरफ लोग अपने जीवन के लिए पूजा करते हैं, दूसरी ओर मृत्यु चल रही है। ये हमें जीवन के कड़वे सत्य का दर्शन भी करवाता है। ठीक है, शाम के समय बनारस में इन इन विशेषताओं के बारे में बताया गया। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद लिखिए। तो देखिए, वसंत आया आपकी जो कविता है, इसमें कवि की चिंता ये है कि आज का जो मनुष्य है, इसका प्रकृति से नाता अब एक तरीके से मान सकते हैं कि टूट गया है। ठीक है, अब ऋतुओं का आना हमें कैलेंडर से पता चलता है, जबकि पहले मनुष्य जो थे उनको ऋतुओं का आना मौसम के बदलाव से पता चल जाता। ठीक है, हमारी आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति से प्राप्त होने वाले आनंद से हमें दूर कर दिया। प्रकृति से जो हमें आनंद मिलता था, जो सुख शांति मिलती थी, आज वर्तमान की जो हमारी जीवन शैली है, मॉडर्न लाइफ है, उसने हमें से दूर कर दिया है। व्यस्तता के कारण मनुष्य को प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का पता नहीं चलता। आजकल हम इतने बिजी हैं, कब सर्दी आ गई, कब मिडल विंटर आया, कब ओवर विंटर आया, कब विंटर खत्म हो गया, कब समर आया, कब रेन आया, पता ही नहीं चलता। जब विंटर आता है यानी कि जब वसंत आता है, तो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, कोयल कूकती है, फूल खिलते हैं, शीतल वायु बहने लगती है, पलाश के जंगलों में जो मानव है वो पहुंचते हैं। लेकिन आजकल इनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग आज रील्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अपने काम इन्हीं में लगे हैं। ये चीज। क्वेश्चन नंबर 20। विद्यापति के पद के आधार पे बताइए कि नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने के क्या कारण है। तो नायिका के प्राण क्यों नहीं निकल पा रहे, ध्यान से देखिए। विद्यापति के पद के आधार पे नायिका अपने प्रेमी से अति प्रेम करती है और वह इस प्रेम रूपी सागर में पूरी तरह अब डूब चुकी है, यानी कि वो अपने प्रेमी की दीवानी हो गई। नायिका जितना प्रेमी को देखती है, उसकी तृप्ति शांत होने की बजाय और बढ़ जाती है। अर्थात वो अपने प्रेमी को जितना देखती जाती है, ठीक है, उसे लगता है कि ये मुझे तृप्ति मिल जाएगी, शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वह प्रेम को मानती है। नायिका के अनुसार उसका प्रेम जितना पुराना होता जा रहा है, उतनी ही अधिक उसमें नई नई नवीनता आती चली जाती है। दोनों में प्रेम के प्रति आकर्षण पहले ही दिन जैसा है, अतः उसे तृप्ति का अनुभव ही नहीं होता। कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं। कृष्ण जो है वो रसों के शिरोमणि हैं। उनके जैसे रसिक लाखों या करोड़ों अरबों हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसी कारण नायिका के प्राण तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये विद्यापति पद के बारे में ये बात है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, देवसेना के गीत के आधार पर बताइए। समझिए, देखिए, कवि ने आशा को बावली कहा है क्योंकि हमारी जो आशाएं होती हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो हम यानी मनुष्य को एक नए स्वप्न के संसार में ले जाती है, जहाँ पे हमारे सपने में हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं और ये आशा की डोर को पकड़कर वह ना जाने कितने सपने सजा लेते हैं। हम सोचते हैं कि बोर्ड में हम 95% लेके आएंगे, हम बोर्ड में 98% लेके आएंगे, हम 90% लेके आएंगे। ठीक है,
तो हम टॉपर बन जाएंगे, हमारा इंटरव्यू होंगे, लेकिन आप उसके लिए मेहनत तो जरा भी नहीं कर रहे। आप मेहनत क्या कर रहे हो? आपने बस एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया, एक आधा सैंपल पेपर देख लिया, आपको लगता है 95 आ जाएंगे, नहीं आए। ठीक है ना? तो ये आकांक्षाएं जो है, जो स्वप्न है, वो हमें कहीं किसी दूसरी दुनिया में लेके चले जाते हैं, जो कि एक्चुअल में होता ही नहीं है। ठीक है? इन सपनों और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए वह उन्माद की स्थिति में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से देवसेना के मन में भी जीवन भर यही आशा जागृत रही थी कि एक ना एक दिन उसका प्रेमी स्कंदगुप्त एक दिन उससे मिलने जरूर आएगा। इस प्रकार आशा मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ललक में बावला बनाए रखती है। हालांकि वो उसके लिए कार्य करे या ना करे, कर्म करे या ना करे, मैटर ही नहीं उसके लिए। तो इसलिए कवि ने आशा को बावली कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, ये सरोज स्मृति से लिया गया है, ध्यान से देखिएगा। वह लता वहीं की जहां कली तो खिली, पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने? देखिए, वह लता यानी कि निराला जी की पत्नी, वहीं की वहीं की जहां कली तो खिली, यानी कि जहां पर पालन पोषण उनकी पत्नी का हुआ, वहीं पालन पोषण उनकी पुत्री का। सरोज के लालन पालन के प्रसंग को यहाँ पे बताया गया है। सरोज की माँ जिनकी बेटी थी, वहीं पर सरोज का लालन पालन पोषण हुआ, यानी कि ननिहाल में हुआ। पहले मनोहरी लता के रूप में विकसित हुई, यानी कि जिस प्रकार से शुरुआत में जो लता होती है वो मनोहर होती है, बेल जो मनोहर होती है, उसी प्रकार से मनोहरी जी का जन्म अपने माता पिता की देखरेख में हुआ, वहां पे बड़ी हुई। लता जब बड़ी हुई तब उस लता में कली के समान खिली, अर्थात मनोहरी जी जो उनकी पत्नी थी, इनकी संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया। परंतु उनकी अचानक माँ की मृत्यु के पश्चात इनकी देखरेख नाना नानी की देखरेख में हुई। फिर युवावस्था में वो युवती बनी। नाना नानी के पास तुम्हारा समस्त बाल्यकाल बीता और वहीं तुमने युवावस्था में प्रवेश किया। ठीक है? तो वह लता वहीं की जहां तो कली खिली, ये बात इस तरीके से कही गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यह दीप अकेला कविता में गीत और मोती की जो सार्थकता है, ये कैसे आपको पता चलती है? क्या इसका फैक्ट है, ये समझाइए। तो समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई गीत हो, वो तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसे गाया नहीं जा सकता। जैसे मान लेते हैं ये मेरी वीडियो है, ठीक है? ये वीडियो तब तक सार्थक नहीं है जब तक मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड ना कर दूं, आप तक पहुंचे ना, ठीक है? तब तक ये सार्थक नहीं है। जब मैं अपलोड करूंगा तब ये सार्थक बनेगी, आपको इससे ज्ञान मिलेगा, आपके पेपर की तैयारी होगी, तो ये क्या है, सार्थक बन गई। लेकिन इसी वीडियो को बना के मैं अपने पास रखे रहूंगा तो क्या ये सार्थक है? उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी गीत तब सार्थक होता है जब उसे गाया जाता है। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए, पन्ने पे लिखा गीत अपनी पहचान स्वयं नहीं बना सकता, जब उसे लोग सिंगर गाते हैं तभी पहचान बनाता है। इसी प्रकार से मोती है। मोती तभी सार्थक है जब कोई गोताखोर समुद्र की गहराई से उस मोती को निकाल कर आए। ठीक है? हमें पता है समुद्र के अंदर असंख्य मात्रा में मोती हैं, लेकिन उनकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है जब तक कोई भी गोताखोर, कोई भी कंपनी उसको बाहर समुद्र से ना निकाल दे, तब तक। मोती व्यक्तिगत प्रयासों का एक फल है। ठीक है? वो प्रयास करता है, समुद्र में जाता है, तैरता है, बहुत मेहनत करता है, फिर मोती को निकाल के लाता है। इसी प्रकार से समाज ही उसे प्रमुखता देता है, वही उसका मूल्य बढ़ाता है, कुछ ही बात। ठीक है? तो यदि अकेला कविता में गीत और मोती की सार्थकता इस तरीके से। अगला क्वेश्चन 24, ये बहुत ही आसान है। अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण बताइए। देखिए, अघन मास में दिन थोड़े छोटे हो जाते हैं और रातें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। अघन मास की ठंड बहुत ही जमाने वाली होती है, जो कि नागमती के हृदय को कंपा रही है। इस ठंड में स्त्रियां पति की उपस्थिति में साज श्रृंगार करती हैं। ठीक है? उनके लिए सस्ती हैं, परंतु नागमती के लिए यह साज श्रृंगार उसे कष्ट, उसे दुख, पीड़ा दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पति परदेश गए। अतः वह किसके लिए है साज श्रृंगार करे? लोग ठंड की मार से बचने के लिए स्थान स्थान पर आग जलाकर बैठे रहते हैं, परंतु नागमती को विरह रूपी अग्नि अंदर ही अंदर जला रही है। वैसे कैसे शांत करे? इसीलिए नागमती के लिए अगन मास और कुछ नहीं, उसको अंदर की, उसके अंदर की जो विरह अग्नि उसे और ज्यादा जला रही है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था 24 का। अगला क्वेश्चन 25, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर में बसे इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, कवि केदारनाथ सिंह की ये कविता है बनारस। ये कहते हैं कि बनारस शहर में जो धूल है, जो वसंत है, वो धूल भरी आंधी से आता है, तो धूल जो है वो धीरे-धीरे पड़ती है। लोग धीरे-धीरे चलते हैं, धीरे-धीरे मंदिर में घंटे बजते हैं, शाम को धीरे-धीरे शाम होती है। कवि ने के अनुसार यहाँ के सभी कार्य धीरे-धीरे होते हैं, यही इस शहर की विशेषता है। यहाँ के लोगों का किसी भी काम में जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी नहीं होती। कवि जी के अनुसार धीरे धीरे सभी कार्य करने के कारण बनारस एक ऐसा शहर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर सभी कार्य अपनी एक विशेष लय, विशेष प्रक्रिया के दौरान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि अभी तक के जो क्वेश्चन थे, ये हमारे 25 क्वेश्चन आपने देख लिए। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम आईडी को आप देख सकते हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम नॉर्मली भी बात करेंगे, जैसे कि कवि ने दीप अकेला व्यक्तिगत सत्ता का प्रतीक है, ये कहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, यानी कि दीप जो है वो एक व्यक्तिगत सत्ता का प्रतीक है, बताइए कैसे? तो कविता में दीप स्नेह भरा, गर्व भरा, मदमाता मदमाता है। ठीक है, इसीलिए कविता में दीप स्नेह, गर्व और अहंकार से युक्त का प्रतीक है। दीप तेल के कारण जलता है, प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य, ये कुछ ये बात है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, हाँ, ये समझो। माही सकल अनरथ कर मोला, इस पंक्ति में भरत के विचारों को आपको बताना है। क्या है इस पंक्ति का अर्थ? तो इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि राम जी के वन जाने के पश्चात पिता की मृत्यु और माता की जो दुखों की दशा है, इसके लिए भरत स्वयं को दोषी मानते हैं। क्या लिखा है? माही सकल अनरथ कर मोला, यानी कि हर एक अनरथ के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। पिता की मृत्यु, राम का वनवास, माताओं का विधवा होना, ये सभी क्या कहते हैं भरत जी? ये मेरी वजह से हुआ है। और वो स्वयं को अपराधी मानते हैं और दुख प्रकट करते हैं। कुछ और क्वेश्चन ये बूंद कविता से है। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मैंने देखा एक बूंद कविता में निहित पंक्ति के आधार पे एक जो बूंद होती है, इसके क्षण के महत्व को बताए। ठीक है, तो लिखेंगे रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मैंने देखा कविता में कवि ये कहना चाहता कि पानी की बूंद समुद्र से ऊपर छलांग मारती है। जब वह समुद्र से क्षण भर के लिए अलग होती है, तो उस पर अस्त होते सूर्य की किरण पड़ती है। ठीक है, यानी कि जो समुद्र की लहर होती है, एक टाइम के लिए एक बूंद समुद्र से अलग होती है, मात्र एक मिली सेकेंड या एक सेकंड के लिए भी, तो उस पर जो सूर्य की किरण पड़ती है, वो उसी एक सेकंड के अंदर अपने आप को चमका लेती, दमका लेती, अपने जीवन को सफल बना लेती है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि व्यक्ति का जीवन एक क्षण मात्र है, एक क्षण जैसा ही है, और ये जो सुख दुख है वो हमारे लिए एक क्षण के जैसे ही है। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाते हैं। अगला, और कविताएं पढ़ते रहने से डैश 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 आम बोर आवेंगे, इसमें व्यंग को बताइए। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि उसे कविताएं पढ़कर ही डाक के ढकते जंगलों का, आम के पेड़ पर आते बोरों के बारे में जानकारी मिलती है। यही आधुनिक मानव के जीवन की विडंबना है। आज वर्तमान में मॉडर्न वर्ल्ड में जो मनुष्य है, इसका प्रकृति से रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका है। ठीक है, वो प्रकृति में आए बदलावों को समझ ही नहीं पाता है। वह प्रकृति के सौंदर्य का पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त करता है, कभी एक्चुअल में जाके उसको नहीं समझता है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तोड़ो तोड़ो कविता का जो आरंभ है वो तोड़ो तोड़ो से हुआ है, जबकि अंत हुआ है गोड़ो गोड़ो से। समझाइए कैसे? तो कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो का मतलब कविता का जो आरंभ वो तोड़ो तोड़ो से हुआ है और अंत गोड़ो गोड़ो से हुआ है। ऐसा करने के पीछे कवि का विशेष उद्देश्य ये है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये कविता आरंभ करके मनुष्य की बाधाओं, मनुष्य की नकारात्मकता, मनुष्य की खींच और उबाऊपन इत्यादि को चकनाचूर करने के लिए प्रेरित करता है। अंत हुआ है गोड़ो गोड़ो से। तो कवि यहाँ पे ये कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को मजबूत बनाकर सृजन शक्ति, अपने बल को बढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर कवि मनुष्य जाति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली प्रत्येक बाधाओं को खत्म करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देते हैं। दूसरा, रही चकी चित लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में खोलिए। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जब माता कौशल्या को राम जी की याद आती है, तो उनकी स्थिति एक जड़ चित्र, एक पेंटिंग की तरह, चित्र जो होता है उसकी तरह हो जाती है।
वे हिलती डुलती नहीं, वे राम जी की वस्तुओं को देखकर हैरान थी, किंतु जैसे ही कौशल्या का भ्रम टूट जाता है, उसकी स्थिति चित्र के समान हो जाती है। जैसे उन्हें राम के वन जाने की याद आती है, वैसे एक चित्र की भांति खड़ी रह जाती हैं, बहुत ज्यादा दुखी होती है, ये बात है। अगला क्वेश्चन, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांके किस माह में गिरते हैं? इससे वृहणी का क्या संबंध? तो जो शिशिर ऋतु का माह का महीना होता है, फागुन का महीना होता है, इसमें वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाक गिरते हैं। पेड़ पौधों का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अपने प्रिय के विरह में जलती नायिका का शरीर भी पुराने पत्तों की तरह पीला पड़ गया, अर्थात सौंदर्य विहीन हो चुका है, उसका सौंदर्य, उसका निखार खत्म होता जा। विरह रूपी पवन उसके छीड़का शरीर को और ज्यादा दुख पहुंचा रही है। दूसरा, कवि नयन न तिरुपति भेद इसके माध्यम से वृहणी नायिका की किस मनोदशा का व्यक्त करते हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि सच्चे प्रेम में व्यक्ति कभी तृप्त ही नहीं हो सकता है। नायिका भी जन्म जन्मांतर नायक के साथ रही, फिर भी वैसे एक क्षण के लिए अलग नहीं होने देना चाहती, और यही प्रेम का आदर्श रूप भी है। प्रेम हमेशा नवीन रहता है, उससे तृप्त होना संभव नहीं, यही नायिका की मनोदशा है। अगला, कवि ने सावन मास में नायिका की किस मनोदशा का वर्णन किया है? तो आइए समझते हैं। कवि ने सावन मास में गृहिणी नायिका के हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है। वह प्रियतम को बिना पूरे भवन में हाँ, प्रियतम के बिना पूरे भवन में अकेले जीने के लिए मजबूर है, और वो जी नहीं पा रही, उसे सहन नहीं होता। वो मानती है इस दुनिया में कोई भी मनुष्य अन्य व्यक्ति का दुख समझ ही नहीं सकता है। इसी प्रकार उसके मन के अंदर क्या है, उसे कुछ समझ नहीं सकता है, क्योंकि वह हर समय अपने प्रिय के ध्यान में लगी रहती है। उसे हृदय वियोग में इस असहनीयता दुख से पीड़ा होती है। दूसरा, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिलती है? वसंत आया कविता के आधार पे बताइए, यानी कि वसंत आया, ये कवि को कैसे पता? तो एक दिन कवि फुटपाथ पर चलते हुए उसकी नजर प्रकृति में आए परिवर्तनों पर गई। तब कवि को यह ज्ञात हुआ कि वसंत आ गया। क्या परिवर्तन हुए? कवि को चिड़िया की कूक, उसकी बोली सुनाई दी, पेड़ों से गिरे हुए पीले पत्ते दिखाई दिए, पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज आई। ठीक है, गुनगुनी ताजी हवा चली, जो कि वसंत के आगमन की सूचना देती है। प्रकृति में हुए यह परिवर्तन कवि को वसंत के आ जाने का आभास कराते हैं, तथा कवि घर पर जाकर फिर कैलेंडर से देखता है और उसे पता चलता है कि हाँ, वाकई में वसंत आ चुका है। ठीक है, तो ये बात है। अगला क्वेश्चन, अरे सर जी और कितने क्वेश्चन है? दो चार और हैं। गोकुल आप जस तेल, ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, इसमें विद्यापति के प्रथम पद के आधार पर इस पंक्ति का आशय बताइए। तो वृहणी नायिका अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करते हुए कहती है कि उसके मन को हर कर, यानी कि मन को चुराकर उसका प्रीतम गोकुल छोड़कर मथुरा में जाके बस गया, अर्थात कृष्ण। गोकुल में मिले अपार प्रेम को भुलाकर कृष्ण गोकुल को त्याग कर अपनी गोपियों को मुझे त्याग कर चले गए, जो कि उनकी हृदयहीनता का परिचय देता है। मथुरा में जा बसने के कारण, कृत्य के कारण उन्हें बहुत ही अपशयन की बदनामी मिलती है, कृष्ण को ये कही गई। अर्थात आधा क्या है, मतलब अगला क्वेश्चन, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल, इसमें क्या अर्थ व्यंजित है? कार्नेलिया के गीत के आधार पे बताइए। तो बताया गया है, उड़ते खग अर्थात प्रवासी पक्षियों तथा बाहरी व्यक्तियों से है। एक मिनट, इसको दोबारा समझते हैं, ठीक है। देखो, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल, इसमें क्या अर्थ व्यंजित होता है? कार्नेलिया के गीत के आधार पे बताइए, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए, उड़ते खग ये जो प्रवासी शरणार्थी, इसको बताया गया है। प्रवासी पंछी और बाहरी व्यक्ति उड़ते खग हैं। भारत में उनका अस्तित्व और उनकी संस्कृति सुरक्षित है। यहाँ उन्हें घर परिवार जैसा अपनत्व और आश्रय मिलता है। बरसाती आंखों के बादल अर्थात इन शब्द के माध्यम से भारत के लोग जो हैं, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। भारत के लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, सहारा बनते हैं। यहाँ के देश के लोगों के मन में प्रेम व करुणा व्याप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आकाश आकाश
बदलकर बना माही। ये जो आकाश और मही शब्द है, ये क्या यहाँ पे अंकित करते हैं? तो आकाश जो कि कवि की स्वर्गीय पत्नी थी, इसको इशारा करता है, और मही वर्तमान में उनकी जो पुत्री थी सरोज, वो नववधु बनी हुई है, इसकी वो संकेत करता है। कवि की पुत्री विवाह पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। कवि को लगता है कि मानो आज उसकी पत्नी का जो सौंदर्य था, वो आकाश से उतरकर पृथ्वी पर सरोज के रूप में उसके सामने आ गया। पुत्री सरोज का रति जो कि इंद्रलोक की अप्सरा जैसी है, उसका सौंदर्य आज उसे अपनी पत्नी की याद दिला रहा है। ठीक है। ओके, अब आता है दूसरा क्वेश्चन। शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? तो सरोज के विवाह के चित्रण में कवि निराला जी को कालिदास की शकुंतला की याद आती है। ठीक है, वो उसके स्मरण को याद करते हैं, जिसमें वन में उसके पिता कब्र जो थे, कब्र ऋषि, उन्हें सारी कलाओं अर्थात जीवन की सारी विधाओं का उन्हें पाठ पढ़ाया। उसी प्रकार से निराला जी ने अपनी पुत्री को जीवन की सभी शिक्षाएं और स्वयं दी थी। ठीक है, लेकिन शकुंतला बेसिकली किसकी पुत्री थी? कालिदास की, लेकिन पाला किसने? कब्र ऋषि ने, और शिक्षा भी थी दी। उसी प्रकार से ये क्या हुई? ये तो उनकी दत्तक पुत्री हुई, लेकिन सरोज उनकी स्वयं की पुत्री थी। डिफरेंस इतना था, लेकिन शिक्षा वगैरह दोनों ने दी थी ये चीज। अगला, सेह प्रीत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए। ये जो पंक्ति है, इसका विद्यापति के जो पद है, इससे क्या आशय? तो प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का आशय यह है कि प्रेम स्थिर नहीं है और यह अनुभव की चीज है। अर्थात प्रेम जो है वो किसी एक जगह टिकता नहीं, ये एक अनुभव की चीज है, ये एहसास है, ये एक महसूस है, फीलिंग्स है। इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। अर्थात प्रेम प्रतिपल मजबूत, गहरा और नया होता है, अतः इसका वर्णन संभव नहीं है, इसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसके अंदर आपके काव्य खंड के हमने तकरीबन मान लीजिए 40 प्लस जो क्वेश्चन थे उनको किया है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब एक चीज और सुनो, अब जो अगली वीडियो है वो आपकी लाऊंगा मैं गद्य पर आधारित, यानी कि आपके जो पाठ हैं इस पर आधारित। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, गद्य से आधारित। ओके, यही होगी कहीं पे, ये देखो, ये गद्य खंड पे आधारित ऑलरेडी हम बना चुके हैं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत सारे हमने अच्छे अच्छे ले लिए हैं आपके लिए, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं, फिर फायदा क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये सेशन हमारा खत्म हो जाता है। कल यानी कि अगली वीडियो में आपको गद्य खंड के बारे में बता दूंगा। ओके, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना, आपका कोई सुझाव है तो जरूर बताइएगा, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। चैनल पे आप नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे आ जाएगा और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से हो पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।